हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू कोर्स आशा। हम आज करने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। आज पहला लेक्चर है रेडॉक्स का। हम स्टार्ट कर रहे हैं रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रिएक्शंस में अगर इस चैप्टर को ही, इसके नाम को ही अगर हम थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करें, देखिए इस चैप्टर को नाम रेडॉक्स क्यों दिया गया। इसके दो हिस्से हैं। एक है रेडॉक्स का RED, जिसको हम लोग रिडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिडक्शन का एक एब्रिविएशन है रिडक्शन। और ये जो OX है ऑक्स, ये बेसिकली ऑक्सीडेशन के लिए है। बेसिकली 10 से हमें पता होता है रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। बस ये है कि इसका नाम बहुत सोच समझ के नाम रखने वाले ने रखा है रेडॉक्स, जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें एक ही रिएक्शन के अंदर किसी रिएजेंट का रिडक्शन हो रहा हो, किसी रिएजेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, दोनों चीजें एक ही रिएक्शन के अंदर हो रही हो, उनको हम रेडॉक्स बोलते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ये सारी बातें धीरे धीरे चैप्टर में डिटेल में खुलती चली जाएंगी। लेकिन सबसे पहले जो सबसे बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। क्योंकि अगर रिडक्शन को भी एक्सप्लेन करना हो और ऑक्सीडेशन को भी एक्सप्लेन करना हो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, इन दो बातों पर डिस्कस करना जरूरी होता है। इन दो बातों के बेसिस पर ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन, इन दो बातों को समझने और पढ़ने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर। और एक बात और, कि कई जगह पर ऐसा होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर को एक करके पढ़ाया जाता है। कई जगह ऐसा बच्चों को देखने को मिलता है कि टीचर्स जो हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर को अलग अलग करके पढ़ाते हैं। किताबों में अगर ढूंढोगे तो ऐसा सच कोई बहुत बड़ा ऐसा मेजर डिफरेंस निकाल नहीं पाओगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है। और गूगल भी करने की कोशिश करोगे तो बहुत बड़ा कोई चमत्कार निकल के आने नहीं वाला है। एक छोटा सा बेसिक आइडिया है जहां पर इन दो टर्म्स में डिफरेंस है। वरना IUPAC की अगर डेफिनेशन देखो, और IUPAC जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, उसने ऑक्सीडेशन नंबर को कभी एक्सप्लेन करने की कोशिश ही नहीं की है। IUPAC ने जो कुछ भी समझाने की कोशिश की है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर क्या होता है, तो IUPAC ने हमेशा बस एक ही चीज बताई है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ होता है। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के नाम पर ऑक्सीडेशन नंबर का बहुत बड़ा बोलबाला है, लेकिन दोनों को डिफरेंट चीजों की तरह ही हम पढ़ेंगे। समय आने के साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो डिफरेंस है वो भी समझ आएगा और क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ आएगा। ठीक है ना। तो समय के साथ ही चीजें समझेंगे। फिलहाल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे हम डिफाइन करते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक। कोई भी कंपाउंड हो, वो तीन चार तरह के बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास, जो बेसिक बेसिक बॉन्ड्स जो बचपन से पढ़ते आए हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जिसको डेटिव बॉन्ड बोला जाता है। तो अगर ऐसे बॉन्ड्स को देखें, आयनिक तो पक्का आयनिक है, NaCl का एग्जांपल लो। ठीक है। पक्का प्लस और माइनस है, तो क्लियर है कि एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब ने इनको दिया ही होगा। लेकिन अगर HCl की बात करो तो यहां पे तो शेयरिंग हुई है, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है। हाँ, नहीं दिया है, पर इसको एज्यूम करो कि ये पक्का पक्का, इसको सिर्फ एज्यूम करना है। एज्यूम दिस कंपाउंड टू बी प्योर आयनिक। इस कंपाउंड को प्योर आयनिक एज्यूम करने की कोशिश करो कि अगर ये कोवेलेंट ना होता, मान लो, तो प्योर आयनिक होता। प्योर आयनिक होता तो किसका इलेक्ट्रॉन निकलता और किसके पास जाता। तो जवाब सीधा सा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यानी कि ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता। होता है नहीं, वी आर एज्यूमिंग। ये सब कुछ हाइपोथेटिकल केसेस चल रहे हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार मान लो कि और कोई केस दिया होता तुमको, मान लो कि H2O दिया होता, OH और H, तो क्लियर दिखाई देता कि यहाँ पे इधर से माइनस आता, यहाँ प्लस आता, यहाँ प्लस आता, यहाँ माइनस आता। है नहीं, है तो कोवेलेंट। लेकिन मान के चल रहे हैं कि अगर प्योर आयनिक स्टेट होती तो क्या होता। अगर ये प्योर आयनिक बॉन्ड्स होते, वी आर अज्यूमिंग द बॉन्ड्स टू बी प्योर आयनिक, चाहे वो आयनिक हो या ना हो, तो क्लियर दिखाई दिया कि इसके ऊपर इतना चार्ज होता, इसके ऊपर इतना चार्ज होता। ठीक है ना। इसके ऊपर इतना चार्ज होता, इसके ऊपर इतना चार्ज होता, H2S। तो सल्फर के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 माइनस। हाइड्रोजन एक पर एक प्लस और दूसरे पर भी दूसरा प्लस, जबकि ये आयनिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको आयनिक की तरह एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है ना।
तो देखो आईयूपीएसी क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है ऑक्सीडेशन स्टेट को, कि ऑक्सीडेशन स्टेट, पहला टर्म पढ़ रहे हैं, ध्यान दें। ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन। अभी ऑक्सीडेशन क्या चीज है? डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन का मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है कोई, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +1, 2 किए तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो +3। ऐसे ही अगर गेन करेंगे तो -1, -2, -3। पर ऑक्सीडेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ध्यान रखें, ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड। ध्यान रखें, इंडिविजुअल स्टेट में नहीं, इन अ केमिकल कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इन अ केमिकल कंपाउंड कॉन्सेप्चुअली क्या है, ध्यान रखें, कॉन्सेप्चुअली, अच्छा जरूरी है कि क्या इलेक्ट्रॉन लूज ही किए हो? जैसे इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुए, इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुए, इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुए, तो शेयर हुए। तो एक बात क्लियर है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्क्राइब किया गया है कि कोई एटम कितना ऑक्सीडाइज हो सकता है, यानी डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन पे डिफाइन किया गया है। डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है कोई। मान लो H2O के अंदर किसी ने भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं किया है, सबने शेयर कर रखे हैं। तो कंसेप्चुअली क्या है कि ये बात सब कुछ हाइपोथेटिकल है, हम मान के चल रहे हैं कि कोई कोवेलेंट है या आयनिक है या कोऑर्डिनेट, ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। वी एज्यूम ऑल द बॉन्ड्स टू बी आयनिक, और उसके बाद अगर आयनिक कंज्यूम करें और फिर देखें कि अगर ये आयनिक होता तो कितना ऑक्सीडेशन हो सकता था, कितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता था, उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है ना, किया जाता है। कॉन्सेप्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट, ओएस लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट इज द हाइपोथेटिकल चार्ज, इज द हाइपोथेटिकल चार्ज an atom would have if all the bonds made by it were pure ionic। अगर सारे के सारे बॉन्ड्स को प्योर आयनिक समझा जाए, एज्यूम किया जाए, तो जितना चार्ज पॉजिटिव या निगेटिव किसी एटम पर आ जाता उतना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। बहुत क्लियर सी बात है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमेशा इंटीजर में आएगा, फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 प्लस चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 प्लस चार्ज आएंगे। इसी प्रकार से ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा हम कहते हैं कि इंटीजर में होते हैं, पर जैसे जैसे अभी हम लोग आएंगे देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंटीजर में नहीं भी पाए जाते हैं, 1/2, 2/3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा होते हैं। जैसे Fe3O4 में आप 8/3 लेते हो, ठीक है ना, कभी कभी फ्रैक्शन में भी होते हैं और कभी कभी इंटीजर में भी होते हैं। कुछ बेसिक डेटा है वो याद कर लीजिए, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +9 है, इससे बड़ा किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, और ये IrO4 का है। IrO4 क्या होता है? इसका नाम होता है टेट्रोक्सो इरिडियम। सिंपल है, नाम हम याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला भी याद कर लोगे तो काफी है, IrO4, ठीक है। अगर हाईएस्ट पता है और इंपॉर्टेंट है तो लोवेस्ट भी इंपॉर्टेंट होगा। देखो भाई, लोवेस्ट किसका है? लोवेस्ट होता है -5, ठीक, और -5 किसका है? बोरोन का है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बोरोन का है तो बहुत अच्छा है, याद रखने वाली बात है।
अब छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं जो IUPAC डिफाइन करता है, ठीक है ना। IUPAC ने जो डेफिनेशन दी ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक करेंगे तो यही मिलेगी। IUPAC डेफिनेशन देखो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम is the charge of this atom after ionic approximation। ये वही बात आ गई कि हम मान लेते हैं कि जो बॉन्ड्स हैं वो परफेक्ट आयनिक है, तो आयनिक अप्रोक्सीमेशन बोल दिया उस टर्म को, ठीक है ना, ऑफ इट्स हेट्रोन्यूक्लियर बॉन्ड्स। सिंपल है, तो वही वाली बात है, बस इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं IUPAC ने, वो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये IUPAC ने इस डेफिनेशन का इस्तेमाल किया है। जो आयनिक अप्रोक्सीमेशन शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है वो कोई भारी शब्द नहीं है। वही बात बोली गई है कि आप जो भी बॉन्ड है उनको बॉन्ड को रहने दीजिए जैसे हैं, उनको मत बदलिए, बस ये मन मंदिर में बसा लीजिए कि वो पक्का आयनिक है। अगर वो आयनिक है तो किससे इलेक्ट्रॉन गया होगा, किससे आया होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिफाइन हो जाएगा, और उससे आप पता लगा सकते हैं किसके ऊपर नेगेटिव किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और दिमाग में एक बात रखें कि ऊपर जो डेफिनेशन मैंने लिखी थी उसमें एक बात कहा था कि कंबाइंड स्टेट में बोला जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। जैसे लिखा गया, ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन किया जा रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, अगर केमिकल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन किया जा रहा है तो अगर पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो कि सोडियम का कितना होगा, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0, क्योंकि इसका कोई कंपाउंड नहीं है, ये कोई कंपाउंड थोड़ी है, इसको बोलते हैं फ्री एटम। तो यहां से कुछ लॉज आ जाते हैं जो हम लोग ये कहेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए लॉज बनाए गए हैं। वो कुछ नियम हैं बेसिक, उनको देखें। कुछ चीजें डिफाइन की जाती हैं, वो हैं जैसे एक बोला जाता है फ्री एटम, एक चीज बोली जाती है फ्री मॉलिक्यूल। तो आप ये समझें कि फ्री एटम क्या है। फ्री एटम कुछ नहीं है, ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, और फ्री मॉलिक्यूल क्या है, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। डेफिनेशन एक जैसी ही है, तो लिख लेते हैं हैविंग नो चार्ज। अच्छा, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह का ना हो, ठीक है। तो फ्री एटम में एग्जांपल लिखो भाई, तो कोई भी बोल सकते हो, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, कुछ भी, बहुत सारे जो मर्जी है लिखते चले जाओ। फ्री मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, ठीक, H2SO4, HNO3, NaCl। अच्छा, एक बात और भी है कि अभी NaCl वगैरह का हम लोग निकालेंगे जब ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसमें Na का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो बच्चे कहेंगे कि अब शुरुआत में थोड़ा पढ़ाया गया था फ्री मॉलिक्यूल का कुछ होता ही नहीं है, 0 होता है, तो पूरे मॉलिक्यूल का 0 होता है। हम अभी इसके अंदर Na और Cl का अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। ये सारे न्यूट्रल होते हैं। अच्छी बात है, अच्छा लगा। और बताओ, सुनो, और इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ये जो दो स्पेशीज बताई इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तीसरा लॉ क्या है कि जो एल्कली मेटल्स हैं, पहले वाले ग्रुप के मेटल्स है ना, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, एल्कली मेटल्स इन कंबाइंड स्टेट। अच्छा, यहां पे अगर एल्कली मेटल होंगे तो उनका तो 0 ही रहना है फ्री स्टेट में, लेकिन कंबाइंड स्टेट में कितना होता है जब अपना बॉन्ड बना लेते हैं, इन कंबाइंड स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर बराबर +1। हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो लूज ही करने वाले हैं, वो किसी का इलेक्ट्रॉन ला नहीं सकते। तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखोगे या किसी भी तरह का बॉन्ड बनाने की कोशिश करोगे तो एल्कली मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन देने ही वाले हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 होगा। ये फिक्स है, और लॉ उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है। जिनका नहीं होता है उन पर सवाल बनते हैं, ठीक है, उन पर लॉ नहीं बनता, उस पर क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, अल्कलाइन अर्थ मेटल का देख लेते हैं।
अल्कलाइन अर्थ मेटल इन कंबाइंड स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर बराबर +2। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एंड बोरॉन इन कंबाइंड फॉर्म बराबर +3। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख देता हूं यहाँ पे, कंफ्यूजन ना हो। ऑक्सीडेशन नंबर बराबर +3, ठीक है ना। तो ध्यान रखें इस बात को। अच्छा, एक बात और, कार्बन फैमिली की चर्चा करो। कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है कि लेता है? तो 10th में पढ़ा, शेयर करता है, ना लेता है ना देता है। तो मतलब 14th ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता। तो अगर 14 ग्रुप में आखिरी के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कार्बन लेता देता है नहीं है, सिर्फ शेयर करता है, तो जितने नीचे वाले हैं उन सबके भी आखिरी में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी बहुत हाई होगी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि 14 ग्रुप मेंबर का फिक्स कभी भी नहीं होता। अब नहीं होता है तो मतलब उन पे सवाल बनेंगे, उन पे लॉ क्रिएट नहीं कर सकते। तो हम लिख लेते हैं 14th ग्रुप एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स नहीं होता, बदलता है। दूसरा, सल्फर फिक्स नहीं होता। फिर ऑक्सीजन, सर ऑक्सीजन तो पक्का पक्का -2 होता होगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का हमेशा -2 नहीं होता, जनरली -2 होता है। तो हम लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2। ध्यान रखें, -2 जनरली होता है, मतलब कुछ और भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। क्या हो सकता है? -1। -1 कब होगा? देखो, पेरोक्साइड बॉन्ड के टाइम पर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए। ठीक, तो जब भी कभी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिंकेज आ जाए तो हम लोग ऐसे बॉन्ड को नाम देते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। तो ये जो हिस्सा है ये पेरोक्साइड बॉन्ड बन कहलाता है। ठीक, पर पेरोक्साइड बॉन्ड की और भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये ए और बी की चर्चा करो तो ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होनी चाहिए। अगर कम है तो पेरोक्साइड बॉन्ड होगा ये। अगर ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओ से ज्यादा हो गई, इन दोनों में से किसी एक की भी, तो फिर ये जो ओ सिंगल बॉन्ड ओ लिंकेज है ये पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं कहलाती है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी मस्ट बी लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है और ऐसा लिंकेज दिखाई देता है तो जो ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये पेरोक्साइड लिंकेज कहलाता है। ठीक, तो फिर अब लॉ क्या बनता है ऑक्सीजन के लिए कि ऑक्सीजन का वैसे तो -2 ही रहने वाला है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑफ ऑक्सीजन इज -1 इन पेरोक्साइड बॉन्ड। जब हम पेरोक्साइड बॉन्ड की बात करेंगे तो पेरोक्साइड बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -1। ठीक है ना। फिर एक और चीजें होती हैं जिसको हम लोग सुपर ऑक्साइड बोला करते हैं, बताता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड इज -1/2। ये सुपर ऑक्साइड क्या है? K2O, सॉरी K2O तो सिंपल ऑक्साइड ही होता है। KO2, NaO2, इनको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। दीज आर सुपर ऑक्साइड्स। ठीक, तो ये सुपर ऑक्साइड्स हो गए। तो पेरोक्साइड के अंदर -1, सुपर ऑक्साइड के अंदर -1/2, ये सब याद रखना है। दूसरी बात कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी जज किया जा सकता है। मान लो कि तुम्हें दिख रहा है कि किसी प्रकार से कोई परफेक्ट आयनिक कंपाउंड नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो वहां से हम उसको बनाएंगे आयनिक, अपने मन से अज्यूम करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करेंगे? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो पता तो होना चाहिए कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा और कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। अगर पता करना है तो आप पता करें। सबसे भयानक बुद्धिमान आदमी कौन है जो इलेक्ट्रॉन से सबसे ज्यादा प्यार करता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के बाद आता है क्लोरीन का,
क्लोरीन के बाद आता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के बाद नाम आता है ब्रोमीन का, फिर कार्बन, सल्फर, आयोडीन लगभग बराबर, और फिर आता है कहीं हाइड्रोजन। इसके बीच में बहुत सारे हैं, हमें उनसे फर्क नहीं पड़ता है, जो हमारे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होंगे उन्हीं के बारे में बता देते हैं। ठीक, ये एक बढ़िया क्रम है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखने का। अगर पाउलिंग स्केल का इस्तेमाल करें, ठीक, तो लिख लेते हैं एन पाउलिंग स्केल। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर 4 है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर 3.5 है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर 3.15 है, नाइट्रोजन जो है वो 3.05 है, ठीक है, ब्रोमीन जो है वो 2.8 है, कार्बन, सल्फर, आयोडीन 2.4 होते हैं, हाइड्रोजन भाई साहब अपने 2.1 होते हैं। डेटा याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, कम से कम ऑर्डर तो क्लियर ही होना चाहिए। ठीक है, अगर डेटा याद नहीं होता है तो उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर जरूर याद कर लेना है। अच्छा, एक बात और कि अगर फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव दिखाई देता है, तो एक बहुत साफ सुथरी बात दिखाई देती है कि फ्लोरीन जिसके साथ भी होगा उसका इलेक्ट्रॉन छीन के अपनी तरफ ले जाएगा। इसका मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन तो कोई भी नहीं ले जा रहा है, तो फ्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं बदलेगा। जो एक बार कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो हमेशा वही रहने वाला है। तो इसका मतलब हम लिखें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन कंबाइंड फॉर्म, क्योंकि फ्री फॉर्म में तो 0 होता है, तो अगर ना भी बोला जाए तो मान के चलें कि कंबाइंड फॉर्म की बातें हो रही हैं। इन कंबाइंड फॉर्म इज ऑलवेज -1। ठीक, हमेशा हमेशा -1 होता है। अच्छा, और देखें हाइड्रोजन को, देखो हाइड्रोजन परेशान करता है। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि हाइड्रोजन जो है वो एल्कली मेटल्स के करस्पॉन्डिंग रिएक्शंस दिखाता है, और हेलोजन के सिमिलर भी रिएक्शंस दिखाता है, -1 भी दिखाता है। जैसे लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1, बट इन केस ऑफ alkali metals ऑक्सीडेशन नंबर बिकम्स -1। ठीक, क्योंकि एल्कली मेटल की बात करो तो NaH बनेगा, और फिक्स है कि Na का तो हमेशा +1 होना ही है, तो हाइड्रोजन को क्या होना चाहिए, -1, ताकि ये जो तुम्हारा फ्री मॉलिक्यूल है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सके, 0। क्लियर है, तो +1 -1 बिकम 0। सिंपल सा लॉजिक है, तो यहीं से सवाल बन जाएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखें, यहीं से सवाल बन जाएंगे। अब आगे बढ़ें, आगे कैसे बढ़ें गौर से देखें। नया लॉ देखें, मान लो कोई स्पीशीज है आपके पास न्यूट्रल नहीं, जैसे एटम और मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं तो न्यूट्रल लेते हैं। इफ सपोज आपके पास कोई रेडिकल ऐसा आ गया जो कि न्यूट्रल नहीं है, वो रेडिकल है, तो हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी चार्ज स्पीशीज, जिसको हम कैटायन बोलते हैं या एनायन बोलते हैं। कैटायन या एनायन जिसमें भी लिखना हो, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उस पे चार्ज के बराबर होता है, चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। ठीक, तो वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। किसी के ऊपर -2 चार्ज है तो पूरे कंपाउंड का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। किसी एटम के ऊपर -1 चार्ज है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अभी कुछ देखना है तो ये देख सकते हो कि मान लो Na+ लिखा हुआ है, तो ये फ्री स्टेट तो है, हाँ ठीक है, पर न्यूट्रल एटम नहीं है। ठीक, न्यूट्रल नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ बताओ जरा, ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +1। ऐसे ही क्लोरीन माइनस है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, -1। पर अगर इसकी जगह Na लिखा होता तो ऑक्सीडेशन नंबर की जगह हम 0 लिखते, क्लोरीन लिखा होता तो ऑक्सीडेशन नंबर की जगह 0 लिखते, क्योंकि वो फ्री स्टेट में भी पाया जा रहा है, और दूसरी बात ये कि कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं है। अच्छा, मान लो कि तुम्हारे पास लिखा जाता S4O6, ऐसा कोई रेडिकल बनाने की हम कोशिश करें और यहाँ लगाएं -2। ठीक, अब मान लो हमने यहाँ -2 लगा दिया, सबको देख के अच्छा लगेगा -2 लगा हुआ है। ठीक, सल्फर का अलग चीज है, ऑक्सीजन का अलग चीज है, लेकिन अगर पूरे कंपाउंड का निकालने की कोशिश करें तो जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा दैट विल बी -2। हाँ, ये बात अलग है कि हम आंसर S4O6 का कर रहे हैं और सल्फर का अलग और ऑक्सीजन का अलग नहीं कर रहे हैं, इस बात पर विशेष ध्यान दें। ठीक है, इसके अलावा और क्या सोच सकते हैं, और सोचो, तो जैसे K+, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +1। इसी प्रकार से OH-,
तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, -1। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर -1 किसका आ रहा है, हाइड्रोजन का कि ऑक्सीजन का? नहीं, किसी का नहीं, पूरे रेडिकल का। ध्यान रखें इस बात को। तो जो भी स्पीशीज आप लेंगे उसके चार्ज के बराबर उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सवाल लगाने की शुरुआत करते हैं, जो बहुत बेसिक अच्छा एग्जाम्पल होता है, जो पेपर में आता भी है। तो पहला ही वो एग्जाम्पल है Na2SO4। ठीक, कॉमन चीज है। अब ऑक्सीजन का जनरली फिक्स होता है, तो यहाँ तो कोई पेरोक्साइड टाइप का बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो उसको तो आप जान ही दीजिए। सोडियम का फिक्स होता है, सल्फर का सवाल पूछा जाता है तो कहेगा बताओ सल्फर का कितना। तो तुम कहोगे कि क्या ये फ्री मॉलिक्यूल है? हाँ, फ्री मॉलिक्यूल है, क्योंकि अगर आप ऐसा मॉलिक्यूल को देखें तो कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए है क्या चीज। तो ये पूरा पूरा जो आदमी है ये फ्री मॉलिक्यूल है। वैसे तो मॉलिक्यूल नहीं बोलना चाहिए, बट ठीक है, मॉलिक्यूल बोल लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, 0। सोडियम का, सल्फर का, ऑक्सीजन का कि पूरे का? पूरे का 0 आएगा। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि सोडियम का अकेले का, सल्फर का अकेले का और ऑक्सीजन का अकेले का अगर जोड़ा जाए तो बहुत साफ सुथरा दिखाई देगा कि मिलजुल के सबको 0 आना चाहिए, आना चाहिए। सोडियम का कितना होता है, +1। और सोडियम कितने हैं, 2। सल्फर का कितना, मान लो x, जोड़ देते हैं, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करना है। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है भाई। कितने ऑक्सीजन है मेरे पास, 4। और इन सबका मिलके क्या बनना चाहिए, 0, क्योंकि है तो ये फ्री मॉलिक्यूल। तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। आओ देखो, ये 2 है, ये x है, ये -8 है, इसको 0 कर दिया। ठीक, अब 8 को उधर ले जाओ, 2 को उधर ले जाओ, तो x की वैल्यू आई 8 - 2 दैट इज 6। ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में सल्फर का कितना था वो निकाल लिया। सिंपल तरीका है, सबके अलग अलग आयंस लिखो, सबके अलग अलग चार्जेस लिखो, चार्ज लिखकर जोड़ दो और जोड़ने के बराबर 0 के बराबर पुट कर दो, तो जो भी x की वैल्यू आ जाएगी वो तुम्हारा आंसर होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, इसी में S4O6 -2 लिखा हुआ है। अब आप क्या करने वाले हो, वही राम कहानी है इसमें, और कुछ नया नहीं है। सल्फर को मान लो x, और कितने सल्फर मेरे पास हैं, 4। ऑक्सीजन का होता है -2, मेरे पास कितनी है, 6। इन दोनों को जोड़ने के बाद बनना क्या चाहिए, 0। गलत बात, 0 नहीं बनना चाहिए। हमें ये बात पता है कि क्या ये जो तुम्हारे पास टोटल मॉलिक्यूल बना हुआ है फ्री मॉलिक्यूल है? नहीं, नॉट अ फ्री मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तो कितना होगा, तो इस पूरी स्पीशीज को देखो, तो इस पूरी स्पीशीज के ऊपर S4O6 के ऊपर -2 चार्ज है, यानी कि इस पूरे के पूरे रेडिकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट वुड बी -2। तो मुझे पूरे के बराबर लिख देना चाहिए -2। ठीक, तो यहां लिखा गया 4x, फिर यहां लिखा गया -12 बराबर -2 x इंटू 4। 12 को आप इधर जम करा के ले जाइए तो बन जाएगा प्लस का 12 माइनस का 2, दैट बिकम्स 10। 4 इंटू एक्स बिकम्स 10, हेंस x बिकम्स 2.5। तो आपने x निकाल लिया। तो इसमें से जो सल्फर है, इसमें एक सल्फर की वैल्यू जो है ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 2.5। ये 4 के 4 सल्फर का नहीं निकला है, ये 4 का इसलिए नहीं निकला है क्योंकि गौर से देखो, तुमने 4 से मल्टीप्लाई किया था ना x में, तो इसका मतलब x जो था वो किसी एक सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू थी। ठीक, और अच्छा एक बात और भी है कि यहाँ हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि जब हम x लिख रहे हैं और 4 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरे के पूरे रेडिकल के अंदर जितने भी सल्फर हैं उन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर है। तभी तो तुम उनके सबको x जो वैल्यू असाइन कर रहे हो हर एक को, ये x कैसे असाइन कर रहे हो, ये 4 इंटू एक्स लिखा ना, तो मान लिया ना कि सबका x है, तभी तो 4 बार x हो गया। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे सल्फर्स आइडेंटिकल हैं, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट आइडेंटिकल है। अच्छा, ये बात सही है कि ऐसा हो भी सकता है कि कंपाउंड के अंदर 2 सल्फर हों और दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर हों, और ये भी उतना ही प्रोबेबल है, उतना ही हो सकता है कि दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर ना हो। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे थोड़ी देर बाद, तब आपको ये सिखाया जाएगा कि हाँ इनके अलग अलग होते हैं, और अलग अलग कैसे पता चलते हैं, वो स्ट्रक्चर से ही पता चलते हैं। फिलहाल जो ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल रहे हैं, ये एक तरह से एवरेज मान के निकाल रहे हैं कि सारे के सारे एटम्स जो आइडेंटिकल होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर बराबर होगा। ठीक है, अगला एग्जांपल कर लो। एक और कंपाउंड है, थोड़ा सा अच्छा है, K2Cr2O7। इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कि इस पर जेई पे भी सवाल खूब जम के पूछे जाते हैं। इसको एसिडिक मीडियम में घोलकर सवाल पूछे जाते हैं, बेसिक मीडियम में घोलकर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे जैसे समय आएगा तो वो भी क्लियर किए जाएंगे। तो इसमें मान लो आपसे पूछा जाए क्रोमियम के बारे में, तो पोटेशियम तो एल्कली मेटल है, तो जीवन भर +1 देने वाला है। क्रोमियम का मान लो
कि x है और 2 मेरे पास हैं, जोड़ दीजिए। ऑक्सीजन को देखो तो -2 है और 7 बराबर 0। अच्छा, इस पे 0 क्यों किया? कोई चार्ज नहीं है इस पे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 है, ये 2x है, ये -14 है, दैट बिकम 0। तो 2x बराबर +14 -2 दैट बिकम्स 12। 2x, x बिकम्स 6 और 6 आया कैसा है? प्लस का आया है, तो आप प्लस भी मार्क कर लीजिए। हाँ, प्लस माइनस बताना बहुत जरूरी है, मालूम तो पड़े कि हो क्या रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा कंपाउंड देखिए। दूसरा कंपाउंड देखें तो ये भी एक हम बना लेते हैं, K4 FeCN6। एक्चुअली हम लोगों ने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट टाइप की चीज़ बनाई है जो अभी अपने सिलेबस में नहीं है, पर ठीक है। मान लो आपसे आयरन के बारे में कोई जानकारी लेने की कोशिश करे तो आयरन की जानकारी दे दीजिए। 4 पोटेशियम है और +1 एक का होता है। आयरन की चर्चा करो, ये भाई साहब एक्स हैं तो इसमें जोड़ दीजिए आप। ये CN की चर्चा करो, चलो CN की चर्चा करें, C∼N ऐसे करके CN जो साइनाइड ग्रुप होता है ये इस तरह लगा होता है। हम IUPAC में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं और साइनाइड ग्रुप किस किस तरह काम करता है सब सीख चुके हैं, है ना। तो गौर से देखो, CN के ऊपर यहाँ पर माइनस चार्ज होता है, तो जो CN है उसके ऊपर ऐसे हम माइनस चार्ज लिखते हैं। यानी पूरे CN का, मैं अकेले अकेले कार्बन नाइट्रोजन को अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ CN का कंबाइन लिख दे रहा हूँ कि CN का 1 होता तो -1 होता और टोटल मेरे पास 6 है, ठीक। इसको 0 के बराबर पुट कर दीजिए क्योंकि पूरे सॉल्ट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। 4 + x -6 बिकम्स 0, x बिकम्स +6 -4, x बिकम्स +2, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल अच्छी तरह हो गया हमारा। और प्रैक्टिस कीजिए। तो मान लो आपसे पूछ लिया जाए, एक और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात कर लेते हैं, NiCO4 CO4 ठीक, ब्रैकेट के अंदर है, थोड़ा सा साफ कर देता हूं इसको। NiCO4, ठीक है। अब आप गौर से देखो, साफ करूं इसको सबसे पहले। तो निकल को देखो, निकल का हमें नहीं पता एक्स है, ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या फ्री मॉलिक्यूल है? हाँ, फ्री मॉलिक्यूल है। अगर फ्री मॉलिक्यूल है तो इसका कितना हो गया? 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी तो 0 ही आएगा, तो x की वैल्यू तो अपने आप 0 आ गई। तो आप ऐसे में कई बार बुद्धू बनाने के लिए सब लिखा होता है। अंदर अगर एक स्टेबल फ्री मॉलिक्यूल दिख रहा हो, उसके कई सारे मोल्स भी लगे हो तो फर्क नहीं पड़ता। एक अकेला मॉलिक्यूल अगर स्टेबल है और फ्री है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। जो ऊपर हम लोगों ने CN लगा रखा है वो वहां पे ऐसा लिख के नहीं दिखाया है, पर जैसा मैं बता रहा हूँ कि 3 बॉन्ड्स के बाद कार्बन के ऊपर लुईस डॉट स्ट्रक्चर में माइनस चार्ज आ जाता है। वो फॉर्मल चार्ज के नाम से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, तो फॉर्मल चार्ज उस पर है। तो CN जो है वो फ्री मॉलिक्यूल नहीं है, जबकि यहाँ पे जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज अ फ्री मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब कुछ सवाल आते हैं, वो कर लेते हैं। सवाल देखें क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स पेरोक्साइड बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है, इसलिए बता रहा हूं। पहले सवाल लिख देता हूं, उसके बाद मैंने स्टेट किया है फिर लिख देता हूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स पेरोक्साइड बॉन्ड इज प्रेजेंट। अच्छा, कौन कौन से कंपाउंड्स, जरा ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन लीजिए। देखो भाई, ऑप्शन ए H2S2O8, ठीक। ऑप्शन बी H2SO5, ऑप्शन सी HNO4, ऑप्शन डी H2S2O7, ठीक है। ये है, इनमें आप चाहो तो इन कंपाउंड्स के जो कॉमन नेम्स हैं वो लिख सकते हो, आपको शायद काम आए कभी। पहला वाला जो कंपाउंड है इसको मार्शल एसिड बोला जाता है, ठीक है ना, मार्शल एसिड। दूसरा कंपाउंड जो है इसको कैरस एसिड बोला जाता है। कैरोस एसिड भी प्रोनाउंस किया जा सकता है, पर कैरस एसिड में पढ़ता हूं इसको। तीसरे वाले का नाम मुझे भी नहीं पता, शायद इसका कोई कॉमन नेम है नहीं सच, इसलिए कभी पढ़ने में आया नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड।
ये 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। अच्छा बताओ भाई, किसमें किसमें परऑक्साइड बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होगा? तो ध्यान रखो, परऑक्साइड बॉन्ड कैसे प्रेजेंट होगा अपने मन से तुक्का लगा के तो नहीं निकाल सकते, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर कोई फॉर्मूला नहीं तो निकाले कैसे? निकाले इस तरह कि आपको इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर आने चाहिए, बनाने आने चाहिए, और याद भी होने चाहिए कि भाई इन कंपाउंड्स के ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर बनाओ। तो स्ट्रक्चर बनवा देते हैं। आओ भाई स्ट्रक्चर बनाएं, खेलें स्ट्रक्चर के साथ। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, मान लो कैरोस एसिड बना लेते हैं, ठीक है। तो सल्फर, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के बाद ये H, यहाँ पे अभी H आ जाएगा, ऊपर डबल बॉन्ड के साथ O आएगा, नीचे डबल बॉन्ड के साथ O आएगा। तुरंत तुरंत आंखें देखते ही चीखेंगी कि सर ये जो है वो परऑक्साइड बॉन्ड है। अच्छा, वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली कंडीशन थी, उसका क्या? वो तो आपने चेक ही नहीं किया। गौर से देखो, जो पाउलिंग स्केल बताया था उसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 थी और ऑक्सीजन की थी 3.5। बाकी सब ऑक्सीजन से छोटे थे। यानी कि अगर ए और बी की जगह जो बॉन्ड बताया था, उनमें ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट में जो ये हैं और जो ये हैं, ये फ्लोरीन इनमें से कोई भी ना हो, दोनों में फ्लोरीन ना हो, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन को छोड़कर ऑक्सीजन से ज्यादा हो। तो इसका मतलब फ्लोरीन अगर होगा तो परऑक्साइड बॉन्ड नहीं होगा, वरना और चेक करने की जरूरत नहीं, परऑक्साइड बॉन्ड मिलने ही वाला है। ठीक है, तो परऑक्साइड बॉन्ड बॉन्ड हो गया भाई कैरोस एसिड में। जो ये करा रहा हूँ स्ट्रक्चर, वो सिर्फ देखने के लिए नहीं, आपको नोट भी करने, नोट कर लीजिएगा, याद होने चाहिए। ठीक, इसके बाद किसका स्ट्रक्चर करेंगे? मार्शल एसिड का करेंगे, ठीक है ना। कैरोस एसिड तो लिख लिया हमने, क्या लिख दिया? एसिड की जगह 2 बार सी बना दिया, एसिड, ठीक है। इसके बाद मार्शल एसिड, आओ मार्शल एसिड पे खेलते हैं, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। सल्फर, यहाँ O, यहाँ H, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ये सल्फर से जुड़ा है बेसिकली। यहाँ सल्फर जुड़ गया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ O, यहाँ H। देखो कितना सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है मार्शल एसिड का। और फिर आप देखते ही बोलोगे कि सर ये कोई फ्लोरीन जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे क्या है? परऑक्साइड बॉन्ड। और ये जो है वो कंपाउंड कौन सा है? तो ये कंपाउंड है बेटा आपका मार्शल एसिड, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए कि क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। थोड़ा सा भारी भरकम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक से पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। प्रैक्टिस भी करेंगे, अच्छे सवाल लगाएंगे। और ऑक्साइड बॉन्ड जो तीसरा वाला था, स्ट्रक्चर का नाम तो अपने को पता नहीं है, तो ऐसे ही काम कर लीजिए। ये यहाँ पे डेटिव बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो तुरंत फिर से बोलोगे कि सर यहाँ पे तो ये परऑक्साइड बॉन्ड दिखाई देता है। मतलब 3 तो निकला है जिसमें परऑक्साइड बॉन्ड है, चौथे वाले के पास है या नहीं है अभी इसका कोई प्रमाण नहीं है। हो भी सकता है कि चारों ही सही हो और हो भी सकता है कि 3 सही हो। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की चर्चा करो तो सल्फर, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन साथ हाइड्रोजन जो रिप्लेसेबल है, यही जो तो लेफ्ट में हाइड्रोजन है वो निकल जाती है जब उसको पानी में डिजोल्व करते हैं और प्रोटोनेशन देती है। ठीक, उसी से पता चलता है कि ये एसिड है। और वही H प्लस रेडिकल जो है वो H3O प्लस रेडिकल बना करके लिटमस पेपर टेस्ट देता है। अब गौर से देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लिंकेज नहीं है। अब कोई लिंकेज नहीं है तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के अंदर नो परऑक्साइड बॉन्ड लिखोगे, क्योंकि कोई ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड तो दिखाई नहीं दे रही। और ये है कौन सा कंपाउंड? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो चलो भाई पिछले पेज पे आते हैं। पिछले पेज पे आकर हम इस कंपाउंड के 4 जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें आंसर करते हैं कि भाई कौन सा अपना वाला सही आंसर है। आओ देखो, ए अपना सही आंसर है, बी अपना सही आंसर है, सी अपना सही आंसर है, और डी तो नहीं है क्योंकि डी में हमारा परऑक्साइड बॉन्ड नहीं निकला। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मालूम होंगे तो सब मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो लोचा हो जाएगा। अच्छा, इसकी एक ट्रिक भी है, तो मैं ट्रिक लिख देता हूँ आपके सामने है। इतने स्ट्रक्चर अगर आपको ना याद हो तो एक बढ़िया ट्रिक है, सुने। इससे लिखते हैं
मान लो कि ऑक्सीडेशन नंबर आपने कैलकुलेट किया, भूल जाओ कि कोई स्ट्रक्चर आपको याद है या नहीं है, निकालना चाहते हो नहीं निकालना चाहते हो, भाड़ में जाए स्ट्रक्चर, अपने को नहीं पता है, एग्जाम में सवाल आ गया तो छोड़ के थोड़ी आएंगे, तो कोई तो लॉजिक लगाएंगे। तो ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक ये है कि अगर मान लो ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल रहे हो और ऐसा है कि ऑक्सीजन का या सल्फर का या किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट की कोई लिमिट है कि एक रेंज से बड़ी नहीं हो सकती। अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बियॉन्ड ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए तो हम ये कहते हैं कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट गलत आ रहा है, यानी कि पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो लिख लेते हैं इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कैलकुलेटेड इज ग्रेटर, ऐसा कह लो, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू, या मैक्सिमम लिमिट लिख लो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, लिमिट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर देन पेरोक्साइड बॉन्ड इज प्रेजेंट, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता, पेरोक्साइड बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक, ध्यान रखें, कैसे 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 समझाओ जरा, पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा, समझाओ समझाओ समझाओ, आओ देखो। तो सबसे पहले तो ये निकालने की कोशिश करो कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होती क्या चीज है। तो सबसे पहले इस चीज को समझो कि मैक्सिमम लिमिट क्या होती है। जैसे मान लो सल्फर है, ठीक, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना चाहेगा, ये चाहेगा कि इसके पास या तो 2 इलेक्ट्रॉन ले आओ और या तो फिर इससे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन दे जाओ, मतलब इसे निकाल लो बाहर। तो अंदर वाली शेल तो पहले से कंप्लीट है। तो आपको मैक्सिमम लिमिट निकालने के लिए, लिमिट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करना चाहिए कि एक बार इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्टेट कंप्लीट कराओ और एक बार इलेक्ट्रॉन ले करके ऑक्टेट कंप्लीट कराओ किसी भी एटम से, तो मालूम पड़ जाएगा उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है। जैसे मान लो कि इन भाई साहब से 6 इलेक्ट्रॉन लेकर जब बाहर निकाल लेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इसका +6 का चार्ज आएगा, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 6 में से 2 और जुड़ जाएंगे, 8 पूरे हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जो -2 आएगा वो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा सल्फर का। इसी प्रकार ऑक्सीजन का कर सकते हैं, इसी प्रकार किसी भी एलिमेंट काम कर सकते हैं कि उसका मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। सिंपल तरीका, और एक बार इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्टेट कंप्लीट करिए, एक बार इलेक्ट्रॉन निकाल कर ऑक्टेट कंप्लीट करिए और देखिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले। जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, इलेक्ट्रॉन देंगे तो माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैक्सिमम की चर्चा की जा सकती है। आप चाहो तो जरा H2S2O8 का एग्जाम्पल लेकर के ये चीज वेरीफाई भी कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो, जरा देखें, है ना। H2S2O8 फ्री मॉलिक्यूल है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, तो नेट 0 आना चाहिए। इसका तो भाई +1 होता है, एल्कली मेटल कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो हाइड्रोजन तो +1 में रहेगा। सल्फर के बारे में जानकारी नहीं है, x ले लेते हैं, 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन -2 होता है, 8 हैं तो 16, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर। जरा सॉल्व करते हैं, गौर से देखो ये क्या है, 2 × 1 दैट इज 2 प्लस 2 × x -16 becomes 0, 2x becomes +16 -2, x becomes 14/2 that becomes 7। और इसका मैक्सिमम वैल्यू हमने क्या लिखी है अभी, वो मैक्सिमम वैल्यू तो +6 लिखी। गौर से देखो, ज्यादा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो हम क्या तुरंत स्टेट कर देंगे कि पेरोक्साइड बॉन्ड तो इस कंपाउंड में होगा ही होगा। अब जो 4 कंपाउंड आपको मैंने ऑप्शन में दिए थे उनमें से चारों में आप अप्लाई करिए, तो जो मैक्सिमम लिमिट के बाहर जाने का केस है वो उन तीनों में आ जाएगा जिसमें पेरोक्साइड बॉन्ड था। और जो चौथा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जिसमें कोई पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है, उसमें जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा वो मैक्सिमम लिमिट के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, करने तो एग्जाम्पल ही है अभी। देखें, CrO5 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत बार पूछा गया है। बहुत बार पूछा जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि IIT में पूछा जाएगा या फिर मेडिकल में पूछा जाएगा तो ही कोई एग्जाम हुए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के हैं, वहां भी पूछा जाता है। बच्चे लाखों देते हैं एग्जाम्स, लाखों बच्चे एग्जाम्स देते हैं, तो गौर से समझे ये सिर्फ 2 एग्जाम्स दुनिया में नहीं है। इसका एक नाम होता है, इसका नाम होता है ग्लूक्रोम। याद हो जाए तो ठीक है, ना याद हो तो कोई बुराई नहीं है। इसमें क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर, तो जरा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट की चर्चा करो। तो जो क्रोमियम का तुम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे वो 6 निकलेगा। जैसे सल्फर का निकाला था ना, वैसे क्रोमियम का निकालोगे
तो 6 आएगा। लेकिन इस कंपाउंड में जो कि दिया गया है, इस कंपाउंड में निकालने की कोशिश करो तो क्रोमियम का मान लो X, ऑक्सीजन तो अपना -2 होता है और 5 ऑक्सीजन है, जोड़ोगे तो क्या आएगा 0। तो X की वैल्यू कितनी आई 10, और मालूम पड़ता है कि एक्सीड कर गया मैक्सिमम लिमिट को, एक्सीड्स द मैक्सिमम लिमिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेरोक्साइड बॉन्ड तो पक्का एग्जिस्ट कर ही रहा है। ठीक, पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा ही होगा। अगर है तो जरा इसका स्ट्रक्चर बना लो और पेरोक्साइड बॉन्ड देख लो जरा। ठीक है, जैसे क्रोमियम है, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन भी आपस में जुड़ी हुई हैं और डबल बॉन्ड के साथ एक और O ऊपर जुड़ा हुआ है। ठीक, समझने में, देखने में अगर इसको मतलब मन की निगाहों से जानबूझ के देखने की कोशिश करो तो बटरफ्लाई जैसा कुछ दिखाई देता है, इसलिए स्ट्रक्चर का नाम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। हाँ, ये ऑफिशियल नेम है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। जब आप शीट वगैरह पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के नाम से ये चलता है। और क्या केस है, और देखें, चार्ज ट्रांसफर करें कोवेलेंट कंपाउंड्स में। जैसे आपको अभी तो जितना कराया करा दिया, कोवेलेंट कंपाउंड्स अगर आपको दिए जाएं और फिर ये कहा जाए कि चलो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखो कि किसके ऊपर पॉजिटिव किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो आप जज कैसे करोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग जो पढ़ते हैं ट्रेंडिंग पीरियोडिक टेबल में, वो बहुत सिंपल होती है, वो इंडिपेंडेंट स्टेट में आइसोलेटेड कंडीशन की होती है। अगर कंपाउंड स्टेट में देखें, कंपाउंड मतलब किसी भी कंपाउंड में, कंबाइंड स्टेट में जब कोई एटम आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन बदल जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कुछ अलग हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, और ये ध्यान रखें कि हाइब्रिडाइजेशन में जो एस कैरेक्टर ज्यादा लेके चलता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो पीरियोडिक टेबल वाली ट्रेंडिंग तो याद रखनी ही है, लेकिन दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जैसे चार्ज का आ जाना, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, ये सब बहुत बड़ी ड्रामेबाजी है। हाइब्रिडाइजेशन उसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को घटाता बढ़ाता है। तो ये सब चीजें याद रखनी है। ठीक है, गौर से देखो, हेडिंग क्या है, हेडिंग है चार्ज ट्रांसफर इन अ कोवेलेंट कंपाउंड। चार्ज ट्रांसफर इन अ कोवेलेंट कंपाउंड। देखो भाई क्या है सीन, कैसे कैसे चार्ज ट्रांसफर किया जाता है। आओ देखो, मान लो ए है और बी है, सिंगल बॉन्ड लगाया हुआ है, और हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। हम ये मान के चल रहे हैं और उसके बाद आपको समझाएंगे कि ए और बी में कैसे चार्ज ट्रांसफर होगा, क्योंकि एक बॉन्ड की शेयरिंग हुई है और हम इसको परफेक्ट आयनिक की तरह सोच कर चलेंगे कि परफेक्ट आयनिक होता और बॉन्ड टूटता तो पक्का पक्का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बेचारा रोता रह जाता। मान लो ए के साथ डबल बॉन्ड बी लगा हुआ है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग है। तो अगर इसको परफेक्ट आयनिक माने और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की बी से ज्यादा है, तो इसके ऊपर +2 और इसके ऊपर इसके ऊपर -2 आना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी, तो -2 और इन भाई साहब के ऊपर +2 आने वाला है। इसी प्रकार से ए ट्रिपल बॉन्ड बी होता तो इसके ऊपर -3 और इसके ऊपर +3 आता। क्लियर है मेरी बात। इलेक्ट्रोलाइट के मतलब बहुत सिंपल तरीका है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे टूटते हैं ना, जैसे CuSO4 टूटा है ना, CuSO4 टूटता है, तो आप बचपन में 10th क्लास में ऐसे रिएक्शन लिख दिया करते थे। ठीक वही काम है कि आपसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह तोड़ो। ठीक, और फिर चार्ज देखो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकम्स नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। खत्म। ये है चार्ज ट्रांसफर कोवेलेंट कंपाउंड्स में। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट सुनो क्या है अब, जो अभी तक हम चर्चा करते आ रहे हैं, आई होप जितना भी पढ़ाया वो क्लियर है। और छोटे मोटे सवाल जो स्कूलों में पूछे जाते हैं, अपने क्लास टेस्ट में होते हैं या फिर छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो हम कर लेंगे। अगर कोई कंपाउंड दिया जाए तो जिसका पूछा जाए उसके अलावा जिस दूसरे हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को डालिए, सॉल्व करिए, 0 के बराबर पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 6-7 एग्जाम्पल करके दिखा दिए, मोर देन सफिशिएंट है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो दोनों में अंतर क्या सुनो। जैसे सल्फर लो, एक कंपाउंड के अंदर 4 सल्फर हैं एक कंपाउंड में। और फिर
निकालने की कोशिश करो कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो तुम तुरंत कहोगे सल्फर का x मान लो और 4 से मल्टीप्लाई कर लो, बाकी सबका भी अपना इंडिविजुअल लिख लो, सबको जोड़ दो, 0 के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? ये है कि अगर सारे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर ना हुआ तो, सारे सल्फर में बराबर चार्ज ना हुआ तो, एक सल्फर अपने चारों तरफ से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है तो सबके इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। अगर हम उसको आयनिक अप्रोक्सीमेशन में तोड़ने की कोशिश करें, इलेक्ट्रोलाइट की तरह तोड़ने की कोशिश करें, पर यहीं पर अगर दूसरे सल्फर की बात करो, दूसरा सल्फर ऐसा हो सकता है कि उसके चारों तरफ ऐसे एलिमेंट्स भी हों जो कि उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, सच एज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर एक लोचे की बात है। क्या? वो ये कि एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा कम होगा और एक का ज्यादा होगा। अगर ऐसा है तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त हमने क्या एरर किया? ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त हमने ये एरर किया कि हमने एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स का एक कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो एक ही मान लिया, एवरेज निकाल लिया। तो जो एक ही बराबर बराबर मान के जो एवरेज वैल्यू होती है, दैट एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसको हमें ऐसा कहना चाहिए कि एवरेज ऑफ ऑल। ठीक, लेकिन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज फॉर इंडिविजुअल वैल्यू। ठीक, एक एक एटम पे जो चार्ज है या हाइपोथेटिकल आयनिक अप्रोक्सीमेशन से जो चार्ज आएगा वो वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। ठीक, ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें, अच्छी चीज है ये। लिख दूं? लिख भी देता हूं ताकि थ्योरी की तरह आपके पास ये चीज इकट्ठी भी हो जाए। तो अब भाई इकट्ठा कर लो इसको, जो लिखा रहे हैं करो इकट्ठा भाई। देखो क्या सीन है। पहली बात, इफ अ कंपाउंड हैव ओनली वन एटम ऑफ अननोन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या अंतर रह जाएगा? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट में तो लोचा तभी था ना कि जब हम एवरेज ले रहे थे, पर दो एलिमेंट्स का सेम एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग था। हाँ, तब अलग था। तो मान लो कि इफ अ कंपाउंड हैव ओनली वन एटम ऑफ unknown oxidation number, then oxidation number and oxidation state are same। कोई डिफरेंस नहीं होगा, लॉजिकल है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक आइडेंटिकल एटम्स एक से ज्यादा हों और दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बोलेंगे दोनों का, जो एवरेज होगा उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे, लेकिन जो इंडिविजुअल चार्ज है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट लिखें, इफ अ कंपाउंड हैव ओनली नहीं, ऊपर वाले से टी दिया यार मैंने, तो कंपाउंड है मोर देन वन आइडेंटिकल एटम्स ऑफ अननोन ऑक्सीडेशन नंबर, देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट तब कहलाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाएगा? उन सबका एवरेज निकाल दो, ऑक्सीडेशन नंबर है। याद रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात का। तो अगर ऐसा है तो तुरंत दिखाई दिया, मुझे दूसरे कलर यूज करना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर इज एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल सी बात है। पर ध्यान रखना कि जैसे सल्फर का निकाल रहे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हो तो 3-4 सल्फर मान लो एक कंपाउंड के अंदर है, तो 3-4 का अलग अलग निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट और उनका एवरेज निकाल दो। इसका मतलब ये नहीं कि कंपाउंड के सारे एटम्स का निकाल दो एवरेज, वो नहीं है। ठीक, आइडेंटिकल एटम्स का एवरेज है, ध्यान रखें। ऑक्सीडेशन नंबर की चर्चा करो तो मे बी इन फ्रैक्शन हो सकता है, जो एवरेज है वो फ्रैक्शन में तो आ ही सकता है। पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की चर्चा करो
तो कांट बी इन फ्रैक्शन, क्योंकि इंडिविजुअल एटम की बात कर रहा है ना, तो इंडिविजुअल एटम पे तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 2.5 तो नहीं आ सकता। बिल्कुल सही बात है। पर एक में मान लो 3 आ रहा है, एक में मान लो 4 आ रहा है, तो टोटल आया 7, और 2 एटम से तो एवरेज कितना निकला 3.5। तो एवरेज वैल्यू कैन बी इन फ्रैक्शन, बट रियल ट्रांसफर ऑफ चार्ज अगर सोचें तो वो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में होना है, तो वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। ठीक है, और देखो क्या केस है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय स्ट्रक्चर। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय स्ट्रक्चर ओनली। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार से नहीं निकाल सकते। आप ये मत समझें कि इसका कोई फॉर्मूला है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक लॉजिक लगा दिया था, वो सारी चीजें यहाँ काम नहीं करती। अगर आपको इंडिविजुअल एटम का चाहिए तो मालूम तो होना चाहिए ना कि एक कंपाउंड के अंदर एक ही टाइप का एटम किस किस तरह की लिंकेज में है, तभी तो पता कर पाएंगे कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे देखो, मान लो आपके पास मिथाइल साइनाइड दिया जाए, आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक, CH3CN ये है, और आपसे कहा जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोथ कार्बन एटम, ये आपका क्वेश्चन है, ये दिया जा रहा है आपको, इसमें निकालना है। तो चलो भाई, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन। तो अब मालूम पड़ता है कि 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के बाद क्या होने वाला है, गौर से सुनो। बहुत सिंपल है कि जब ये C ट्रिपल बॉन्ड N की चर्चा होती है तो भाई साहब के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता ही होता है। तो आपको ये मालूम जरूर होना चाहिए। नहीं मालूम है तो प्रॉब्लम की बात है। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। तो इसके ऊपर एक ये तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो इसके ऊपर जरा देखते हैं, मैं कलर चेंज कर लूं पहले फिर बात करते हैं। तो इसके ऊपर -1 रहा। ठीक है, अब जरा इसको देखो, नाइट्रोजन और कार्बन को। तो नाइट्रोजन साहब जो हैं ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टाइप के आदमी हैं। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इफ नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और 3 बॉन्ड हैं, तो हमने आयन उसमें कोवेलेंट के अंदर चार्ज शेयरिंग अभी पढ़ी थी कि एक बॉन्ड हो तो प्लस माइनस, 2 बॉन्ड हो 2 प्लस 2 माइनस, 3 बॉन्ड हो तो 3 प्लस 3 माइनस। तो यहाँ पे तो +3 आ जाना है। अब टक्कर करो भाई इनकी, कि अपने कार्बन कार्बन की टक्कर की जाए और कार्बन हाइड्रोजन की जाए। तो इस वाले कार्बन की जो अपना ये है, इस कार्बन की हाइड्रोजन से टक्कर करो। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन। कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक का भी छीनेगा, इसका भी छीनेगा, इसका भी छीनेगा, और हमें तो सारे बॉन्ड्स का परफेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस करानी है। तो बेसिकली -3 इस पे आ गया हाइड्रोजन की वजह से। अब टक्कर किसकी होगी? कार्बन और कार्बन की, कि इनमें चार्ज कैसे ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो मैं जरा इस वाले कार्बन को देखूं तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है ना? और अगर इस कार्बन को देखूं तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर दिखाई देता है? नहीं दिखता है तो गौर से सोचो, जो लेफ्ट वाला कार्बन है उसके 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड्स होने का मतलब है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसको देखो तो इसके 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। जो ऊपर के 2 बॉन्ड्स हैं, दीज आर पाई बॉन्ड्स। ठीक, तो ये दोनों कौन है? 2 सिग्मा बॉन्ड्स। अगर ये 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो बहुत आसान सी बात दिखाई देती है कि ये sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? तो मैंने पहले ही बताया कि मोर द एस कैरेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एस कैरेक्टर किसमें ज्यादा है? sp में। किसमें कम है? इसमें। क्लियर दिखाई देता है? इसमें 50% है। तो भैया अगर 50% है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये आदमी एक फर्जी चार्ज लेकर के आ जाएगा, दैट इज -1। आप ले आइए -1, ले आए। गौर से देखो, इस कार्बन की चर्चा करो। अच्छा, इस पे -1 आया तो भाई इस पे +1 भी आएगा, ध्यान रखो। इस पे चर्चा करो, +3 और -1 मिला के कितना हुआ? +2। इस पे चर्चा करो, -3 और +1 मिला के कितना हुआ? -2। ठीक, तो दोनों के दोनों कार्बन एटम्स एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। जबकि आप इसका एवरेज निकालेंगे तो -2 + 2 0 हो गया, तो आंसर 0 आना है। आप नॉर्मली निकाल के देख लीजिए, 0 आएगा। ठीक है, समझ आया है तो अच्छी बात है। थोड़ा बहुत भी अगर कंफ्यूजन रह गया है तो और एग्जांपल कर लेते हैं।
एग्जाम्पल करने से ही कंफ्यूजन दूर होते हैं। Na2S2O3। सवाल यह है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच सल्फर। ठीक, कैसे निकालें गौर से देखो। सबसे पहले इसके लिए क्या बोला गया था कि आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, काम खत्म। नहीं आएगा तो कुछ फायदा नहीं है। जैसे सल्फर है, इधर ऑक्सीजन है और फिर यहाँ पे Na है, ये माइनस ये प्लस, ऐसे यहाँ पे माइनस और Na प्लस। डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ सल्फर जुड़ा है। ये स्ट्रक्चर है भाई इसका। अगर ये स्ट्रक्चर है तो चलो बनाने की कोशिश करो, क्या क्या बनेगा समझो। जरा सल्फर और ऑक्सीजन की चर्चा करो। सल्फर और ऑक्सीजन की चर्चा करो। देखो, ऊपर वाला ऑक्सीजन और सल्फर की चर्चा करो तो इसके ऊपर -2 आना चाहिए। क्लियर है? इसके ऊपर -2 आना चाहिए, तो इसके ऊपर क्या आना चाहिए भाई? +2। क्लियर है ना? दो बॉन्ड लगे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर वाला है। अच्छा, ऐसा है तो बहुत बढ़िया है। जरा इधर लेफ्ट वाले ऑक्सीजन से जरा लड़ाई कराओ सल्फर की। लेफ्ट वाले ऑक्सीजन से लड़ाई कराओ सल्फर की, तो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो इस पे आना चाहिए भाई आपके पास -1 और इस पे आना चाहिए +1। जरा राइट वाले से लड़ाई कराओ, इसके पास -1 आना चाहिए और इसके पास +1 आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और फिर देखो, नीचे वाले सल्फर से लड़ाई कराने की कोशिश करो कि 3 से सल्फर जुड़ा हुआ था, 3 से तो कर लिया, चौथा सल्फर ही बचा है। अगर चौथा सल्फर बचा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन देखो, क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो चुके हैं। गौर से देखो, 1 सिग्मा 1 पाई, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइज्ड है। आपको कैसे पता है sp2? गौर से देखो, ये डबल बॉन्ड है, आखिरी में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। 6 में 2 की शेयरिंग कर ली, कितने बचे बेटा? 4। 4 का मतलब कितने लोन पेयर बेटा? 2। 2 लोन पेयर और फिर ये 1 सिग्मा बॉन्ड। 2 लोन पेयर 1 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक, यही तो देखते हैं। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर दिखाओ, देखो तो 1 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, आता कितना है? 3। 3 का मतलब क्या हुआ? 3 से मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, तो sp2 लिख दिया। उसी प्रकार ऊपर वाले को देखो, तो 1 बॉन्ड यहाँ बनाया है, 1 बॉन्ड यहाँ बनाया है, 2 हो गए। 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, क्योंकि दूसरा जो बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड में पाई होता है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो चुके हैं, तो काम खत्म, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, क्योंकि 6 के 6 बॉन्ड्स बना ली ना उसने, तो कुछ बचा नहीं उसके पास। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? sp2। s कैरेक्टर ज्यादा है, s कैरेक्टर कम है, यानी कि इसके ऊपर आएगा -2 और इसके ऊपर आएगा +2। अब देखिए, 2 2 4 2 6, इसका निकल के आता है +6 और इनका निकल के आता है -2। ये आपके आंसर्स हैं। सिंपल। और कर लो, और देखो कैसे करोगे। कोई एग्जांपल है? बिल्कुल है। Na2S4O6, बढ़िया एग्जांपल। ठीक, इसका नाम होता है सोडियम टेट्राथायोनेट, तो जो नाम है वो याद रखने हैं। सोडियम टेट्राथायोनेट, बहुत अच्छी बात। आओ जरा सोडियम टेट्राथायोनेट की चर्चा करो। स्ट्रक्चर कैसे होता है वो देखो। सल्फर 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 सल्फर, 4 सल्फर डायरेक्टली जोड़ दो, ऑक्सीजन -Na+, तो यहाँ भी सिमेट्री से ऐसे ही ये जुड़ा होता है। फिर कोने वाले सल्फर से आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नीचे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर कोने वाले सल्फर से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यही तरीका है इसका। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, सारे सल्फर का निकालना है? बिल्कुल निकालना है। आइए निकालते हैं। गौर से देखो, इस सल्फर की बात करो और इस सल्फर की बात करो, तुमको मेरे हिसाब से साफ दिखाई देगा कि इस सल्फर और इस सल्फर में कोई अंतर नहीं है, इसका 0 और इसका भी 0 होना चाहिए। ठीक, क्योंकि इन दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं। अच्छा, जरा इस वाले सल्फर की चर्चा करो जो लेफ्ट में है। इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर गौर से देखो तो sp3 निकलेगा। ये ऊपर वाले की तरह है, 6 के 6 बॉन्ड्स बना चुका है, तो लोन पेयर तो बचे नहीं है, और फिर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं इसने। ठीक है ना? 4 सिग्मा बॉन्ड से तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जरा यहाँ देखो, तो फिर ये भी सिमेट्री से दिखाई देता होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल बॉन्डिंग्स हैं, तो कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोल दीजिए आप, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर है? इसकी चर्चा करो।
ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है भाई, इसकी चर्चा करो, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आपको कैसे पता? देखो, सल्फर ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं जिसपे मैंने 0 लिखा है। 2 बॉन्ड बनाने का मतलब आखिरी में 6 होते थे तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। ये हो गया भाई 1 2 3 4, ठीक। 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड मिला के कितने बने? 4। और 4 का मतलब होता है sp3। तो सिमिलरली ये भी sp3 है। अब इन दोनों की अगर आप टक्कर कराओगे सल्फर सल्फर की और कहोगे कि बताओ कौन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो आप कहोगे दोनों सल्फर है, बराबर है, कोई नहीं ले जाएगा। जब कोई नहीं ले जाएगा तो टक्कर किससे होती है? फिर हम लोग कंपेयर करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, और अगर हाइब्रिडाइजेशन भी बराबर मिल जाए तो फिर टक्कर नहीं करते और कहते हैं कि सब कुछ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों में आपस में कोई लड़ाई नहीं होगी और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाएगा। उसी प्रकार बगल वाले आप सल्फर से चेक कर लीजिए, वहां भी यही निकलना, मतलब ये आपस में कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये दोनों आपस में कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेंगे। सेम कहानी इन सबके बीच भी लगने वाली है। तो बीच वालों का तो हमने 0 ही कर दिया। अब कोने वालों की चर्चा करते हैं, आइए। जरा इस सल्फर को देखो, जो इस सल्फर के लिए होगा वही इस सल्फर के लिए होगा। कारण बिल्कुल सीधा सा है कि आइडेंटिकल बॉन्डिंग्स है। करके देख लो, बगल वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से है तो -1, और यहाँ पे कितना आएगा बेटा? इसके ऊपर लिख रहा हूँ +1, ठीक है ना। ऊपर वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 बॉन्ड से है, तो ऊपर वाला -2 सल्फर +2। नीचे वाला ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ऑक्सीजन -2 और ये +2। आप इन सबको जोड़ दीजिए तो आंसर आपके पास आएगा +5। अगर ये है +5 तो ये सल्फर भी कितना है? +5। काम खत्म, पैसा हजम, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल, अच्छा, टिकाऊ लेक्चर है आज का। अगर इसको बार बार देखोगे, कम से कम 2 बार देख लेना। 2 बार देखने से एक फायदा होगा कि जितना पढ़ाया गया है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेट्रा के बारे में, मैंने पूरी पूरी थ्योरी लिखी है, उसमें कुछ भी छोड़ा नहीं है, और एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स दिए हैं। आप इसको 2 बार देखिए, एक बार देखिए और एक बार उसके देखकर नोट्स बनाइए, तो पूरा का पूरा रेडॉक्स आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप पढ़ेंगे, 2 बार, एक बार पढ़िए, एक बार उसके नोट्स बनाइए देखकर। इन 2 बार के बाद आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा। और लेक्चर सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक रिडॉक्स खत्म नहीं हो जाता, तो फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे कल एक नए लेक्चर के साथ, जिसके आगे थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मेरा मन है कि मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के बिना ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकलता है। तो बच्चा ही नहीं समझ पाता है कि sp3 क्या है, sp2 क्या है, और कैसे निकल रहा है जल्दी जल्दी जल्दी। तो जल्दी निकालने के कुछ तरीके हैं और 10 12 15 एग्जाम्पल्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के, तो वो कर लेंगे जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये सब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मेरा विचार है ये सब करने का। फिलहाल तो इस लेक्चर को देखिए, फॉलो करिए, मिलेंगे कल। धन्यवाद।